नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसमें जो बीएड का पोर्शन है, उसके डिटेल लेक्चर लेके आए हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, मूड्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन जानेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया। तो जो शिक्षा है वो किस भाषा से निकला है? वो संस्कृत भाषा से निकला है और संस्कृत भाषा की शिक धातु से निकला है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिक्षा शब्द है वो किस भाषा से निकला है? वो संस्कृत भाषा से निकला है और संस्कृत की कौन सी धातु से? शिक धातु से निकला है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? उसमें अ प्रत्यय लगाया जाता है। शिक का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जो शिक होता है, जो शिक धातु है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अतः जो शिक्षा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। जो शिक्षा है, शिक्षा को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। जो एजुकेशन है वो किस भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के एजुकेटम किस भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। कौन से शब्द से मिलकर बना है? ई प्लस ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, जबकि जो ड्यूको शब्द है, ड्यूको शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना। तो अंदर से आगे बढ़ने का यहाँ पे क्या तात्पर्य हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है और बहुत सारी जो उनके अंदर जो क्वालिटीज होती है, तो एजुकेशन के द्वारा क्या किया जाता है? उनको बाहर निकाला जाता है और उनको क्या निखारा जाता है और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना। जबकि जो शिक्षा शब्द है हिंदी में, उसका अर्थ क्या होता है? सीखने व सिखाने की क्रिया। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिक्षा जो शब्द है वो किस भाषा से निकला है? तो वो संस्कृत भाषा से निकला है और संस्कृत भाषा की किस धातु से निकला है? शिक धातु से निकला है और उसके साथ अ प्रत्यय लगाया जाता है। जो शिक शब्द है, शिक का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा? सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। और जब इसी शब्द को हम शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो है लैटिन भाषा से लिया गया। और लैटिन भाषा में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? एजुकेटम। एजुकेटम का क्या अर्थ होता है? एजुकेटम देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, जबकि ड्यूका का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसलिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन का क्या अर्थ हुआ? अंदर से आगे बढ़ना होता है। एजुकेशन शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना अथवा विकसित करने की क्रिया के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है या उसके अंदर की जो क्वालिटीज होती है, उनको जब हम क्या करते हैं? एजुकेशन के द्वारा मैक्सिमम लेवल तक उसको निकाला जाता है। इनको जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा की कुछ परिभाषाओं के द्वारा भी हम शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये किसने कहा था? तो वहां पे क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में? तो उन्होंने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक बालक होगा, जो मनुष्य होगा, उसका जो एक शरीर तथा मस्तिष्क, जो उसके दिमाग है तथा आत्मा,
आत्मा के साथ उनका क्या करना है, सर्वांगीण या सर्वोत्तम विकास करना है। तो ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो सुकरात ने भी कहा है, यहाँ पे सुकरात ने क्या कहा है, शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करने से है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। जो ये डेफिनेशन है ये किसकी है, ये सुकरात की है। उन्होंने शिक्षा को क्या कहा, उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकार विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। और अरस्तु का जो डेफिनेशन है, अरस्तु ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने शिक्षा के बारे में कहा था कि स्वस्थ शरीर, यदि एक मनुष्य यदि स्वस्थ रहेगा एवं स्वस्थ मस्तिष्क, यदि उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर का निर्माण करना शिक्षा का अर्थ होता है। ये किसने कहा, ये अरस्तु ने कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। उन्होंने क्या बोला कि एडजस्टमेंट करनी है, जो मनुष्य के अंदर की जो क्वालिटीज है उनको जो बाह्य जगत, जो हमारा भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है उसके साथ क्या करना है, समन्वय, एडजस्टमेंट स्थापित करना ही क्या है, शिक्षा है। और जॉन डेवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। जॉन डेवी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या करेगा, शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो क्वालिटीज है, जो एबिलिटीज है, उनका विकास करना है, और जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनका वातावरण है, उसको नियंत्रित करना और जो उनकी संभावनाओं को पूरा करना है। जबकि जो फॉरबेल है, उन्होंने भी जो शिक्षा के ऊपर एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है। उन्होंने क्या कहा कि जो आंतरिक शक्तियां हैं मनुष्य के अंदर, वो शिक्षा के द्वारा ही क्या होगी, बाह्य शक्तियों का रूप देता है। यदि आपके अंदर कोई किसी प्रकार की क्रिएटिविटी है या क्वालिटीज है या एबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, शिक्षा के द्वारा ही उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। डेबर ने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है। डेबर ने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को डाला जाता है तथा परिवर्तित किया जाता है। डेबर ने क्या कहा, शिक्षा एक प्रक्रिया है। देखो, जो शिक्षा है वो क्या, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एचपी टेट में भी पूछा जाता है कि जो शिक्षा है वो कब से कब तक चलती है। शिक्षा जो मनुष्य होता है वो उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक उसके साथ साथ चलती है। और वो कैसी प्रक्रिया है, वो एक निरंतर चलने वाली और गतिशील प्रक्रिया है। तो जो डेबर है, डेबर ने भी क्या कहा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक ज्ञान के द्वारा चरित्र तथा व्यवहार में डालना होता है। कि ज्ञान के द्वारा क्या है, उसके चरित्र का विकास किया जाएगा तथा उसके व्यवहार में उस चीज को परिवर्तित किया जाएगा। मैकेंजी के शब्दों में व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से आगे बढ़ाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो शिक्षा है, किसने, ये मैकेंजी ने दी है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा व्यापक अर्थों में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से आगे बढ़ती रहती है। और जो मनुष्य के जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके द्वारा ही मनुष्य क्या है, सीखता रहता है। टी रिमेंट के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से क्रमशः अनुकूलन करता है। जो टी रेमेंट है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, तो वो कहा था टी रेमनॉट ने। टी रेमनॉट ने क्या कहा कि शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य शैशवावस्था से, जब बच्चा जन्म लेता है तथा प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है,
ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह भौतिक जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सामाजिक जो हमारा सोशल है तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ भिन्न प्रकार से क्रमशः अनुकूलन बनाता है। किन सभी चीज़ों के साथ, किसके साथ? जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमारा सोशल वर्ल्ड है और आध्यात्मिक वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ अनुकूलन बनाता है। ये किसने कहा था? टी रेमनॉट ने ये कहा था। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलने वाली सदस्य सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सामाजिक एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करना है। देखो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो क्रिएटिविटी है, जो क्वालिटीज है, जो एबिलिटी है, उनको क्या करना है? सर्वोत्तम, उसके हायर लेवल तक उनको पहुंचाना ही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना भी है तथा उसके व्यवहार का अधिकतम संभव परिमाणजन्य किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपना जीवन आनंद पूर्वक ढंग से व्यतीत कर सके। शिक्षा के द्वारा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य तो वही है कि जो मनुष्य के अंदर की जो क्वालिटीज है, क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है, उसको सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास तक पहुंचाना है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो अपने जीवन को आनंद पूर्वक ढंग से जी सके। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन, कि जो शिक्षा का नेचर है वो किस तरह का है, यहाँ पे वो जानेंगे हम। शिक्षा की प्रकृति बहुत विस्तृत एवं जटिल है। जो शिक्षा की प्रकृति कैसी है? विस्तृत और जटिल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है? विस्तृत एवं जटिल, या सरल, या संकुचित। ये इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो शिक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है? विस्तृत, फैली हुई है, एवं जटिल। जटिल का मतलब है बहुत कठोर, रिजिड टाइप की है। शिक्षा की प्रकृति में जो सबसे पहले पॉइंट है वो है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म की शुरुआत से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कैसे? जब मनुष्य पैदा होता है तब वो क्या करता है? इमिटेट करता है, दूसरों को देख के भाषा सीखता है। वो भी क्या है? जो वो सीखने की प्रक्रिया है वही क्या होती है? शिक्षा होती है। शिक्षा की जो टाइप है वो हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है। जो व्यक्ति घर में भी सीखता है वो भी क्या होती है? एजुकेशन है। व्यक्ति जिस प्रकार से भी कुछ भी जो सीखता है वो क्या होती है? एजुकेशन होती है, वो शिक्षा होती है। इसलिए क्या कहा गया है? इसलिए कहा गया है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें वे सभी अनुभव शामिल होते हैं, वे सभी एक्सपीरियंस शामिल होते हैं जो व्यक्ति उसके जीवन के दौरान प्राप्त करता है। अनुभवों की निरंतर पुनर्संरचना शिक्षा की एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, कि जो मनुष्य क्या सीखता है? अपने एक्सपीरियंस से भी जो सीखता है उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी एजुकेशन, उसको भी शिक्षा कहा जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षा देश का विकास करती है। जो शिक्षा की प्रकृति है उसमें पहला पॉइंट था शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और दूसरा पॉइंट है शिक्षा देश का विकास करती है। और वो कैसे करती है? शिक्षा समाज में बदलाव तथा देश में विकास लाती है। देश का विकास इस पर निर्भर करता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी स्थापित है। तो देश का विकास किस चीज पे निर्धारित होता है? कि उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुदृढ़ है। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो जितनी भी स्किल्स है उनके ऊपर क्या है? अलग अलग से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनको उसके लिए क्या कौशलफुल बनाया जा रहा है, स्किलफुल बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो सके? जिससे देश का विकास हो सके। शिक्षा व्यक्ति के जीवन उपार्जन मतलब जीविका कमाने के माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति को आजीविका के अर्जन में सहायता प्रदान करती है। इसलिए शिक्षा दाल रोटी के लक्ष्यों को अंतर्गत लाता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है या अलग अलग एप्टीट्यूड है तो वो क्या करेंगे? उसके द्वारा उनको क्या मिलेगी? आजीविका मिलेगी, और आजीविका से उनका क्या है? नेशन, जो देश है, देश का विकास होगा। इसमें हमारे पास अगला पॉइंट है वो है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया केवल शिक्षक या छात्र के बीच में नहीं है।
पहले क्या माना जाता था? पहले ये माना जाता था कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक तथा छात्रों के बीच में सीखने व सिखाने की प्रक्रिया चलती है। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, उसमें समाज को भी शामिल किया गया है, जो हमारी सोसाइटी है। इसलिए क्या कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो शिक्षा है वो कैसी प्रक्रिया है? वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षक, समाज और छात्र। और जो शिक्षक है वो क्या समाज में रह के ही क्या करेगा? छात्र को पढ़ाएगा और उसको ज्ञान की वृद्धि करेगा और उसका सर्वोत्तम विकास करेगा। कहाँ? समाज में रह के। इसलिए उसको क्या माना गया? इसलिए समाज को भी शिक्षा का एक ध्रुव माना गया, इसलिए शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया। समाज के साथ साथ इसमें जो करिकुलम है हमारा, उसको पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाता है, इसलिए शिक्षा कैसी है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। प्रत्येक शैक्षिक क्रियाकलाप समाज की बेहतरी के लिए होता है, अतः शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र तथा समाज के बीच नियमित अंतःक्रिया होती रहती है। प्रत्येक शिक्षक क्रियाकलाप सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने वाला समाज में ही होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी जो शिक्षा में यदि किसी मनुष्य का सर्वोत्तम विकास करना है तो वो कहाँ पे रह के होगा? वो समाज में रह के होगा। और जो शिक्षा का प्रक्रिया है वो कहाँ पे चलेगी? वो समाज में ही चलेगी। जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो समाज में रहकर ही पूरे किए जाएंगे। इसलिए जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र, समाज या करिकुलम। जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास, शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन से क्या किया जाता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। ये पूछा जा चुका है एचपी टेट में कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सौंदर्य बोध संबंधी, नैतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास शामिल है। देखो, शिक्षा के द्वारा किस किस चीज का व्यक्ति का विकास किया जाता है? उसका शारीरिक विकास किया जाता है, मानसिक विकास किया जाता है, सामाजिक विकास किया जाता है, भावनात्मक विकास किया जाता है, जो एस्थेटिक सेंस होती है या सौंदर्य बोध संबंधी, उसका भी विकास किया जाता है। उसके साथ साथ उसका मोरालिटी या मोरल डेवलपमेंट की जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आध्यात्मिक विकास भी इसमें शामिल है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? तो उसके लिए कौन सा उसका उद्देश्य है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, सौंदर्य बोध संबंधी विकास करना, नैतिक विकास करना, आर्थिक विकास करना एवं आध्यात्मिक विकास करना इसमें शामिल है। एक पक्ष में विकास का अभाव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को बाधित कर देता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, यदि उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ होगा, तो उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना मुश्किल हो जाएगा या उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मेंटल लेवल पे उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसका क्या सर्वोत्तम विकास नहीं किया जा सकता। और उसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य, यदि कोई बालक समाज के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं होती है, तो उसका सर्वोत्तम विकास करना या सर्वांगीण विकास करने में वो बाधा उत्पन्न करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी स्कूली जो पाठ्यचर्या है, स्कूली जो करिकुलम है, उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। जो शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसके सर्वांगीण विकास करना। और जो स्कूली पाठ्यचर्या है या स्कूली जो करिकुलम है, उसका क्या सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च उद्देश्य उसका यही है कि जो व्यक्ति होगा, जो बालक होगा, उसका सर्वांगीण विकास करना। जो हमारे पास अगला इसमें है वो है, शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल व्यक्ति को उसके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षित करना नहीं है। जो व्यक्ति है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जैसे हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हम क्या मानते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ने में है या इसका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है चहुमुखी विकास करना या सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना, जिसमें
बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जितने भी तरह के अभी मैंने आपको बताए थे पहले, वो सभी करना एक साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तो उनका उद्देश्य उनका जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना होता है। शिक्षा क्या करता है? शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। शिक्षा के द्वारा ही आप देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर पाता है, जब सीखता है तो उसके द्वारा ही वह अपने जीवन जीने के लिए कौशल को सीखता है। यह व्यक्ति को कार्य की दुनिया में शामिल होने के लिए ज्ञान तथा कौशल के अर्जन में सहायता देता है। जैसे मैंने अभी तक बताया कि ये किस चीज़ के लिए, जो स्किल है, स्किल किसके द्वारा अर्जित की जाती है? एजुकेशन के द्वारा ही अर्जित की जाती है, और उसके द्वारा ही क्या किया जाएगा? उसके द्वारा ही वो जीविका अर्जन कर सकता है। लोगों के साथ परस्पर क्रिया करना, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना, सामाजिक भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जीवन कौशल से संबंधित मूल्यों का अर्जन आदि अपने जीवन के लिए तैयार करते हैं। जैसे जो शिक्षा है वो क्या करता है? वो सामाजिक विकास भी करेगा और भावनात्मक विकास भी करेगा। शिक्षा के द्वारा ही आप इनको क्या है, आपस में संतुलित बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और जो जीवन में जो कौशल होते हैं, जो स्किल होते हैं, उसको भी आप एजुकेशन के द्वारा ही सीखते हैं। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन किसको? जो बच्चे होते हैं या जो मनुष्य है, वो नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है। कौन तैयार करती है? एजुकेशन। शिक्षा नागरिक को देश के लिए कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है तथा देशभक्ति का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल के जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती है? राष्ट्र के प्रति देशभक्ति को विकास करने के लिए शामिल की जाती है, जिसमें तरह तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसका एक उदाहरण हमारे पास स्कूल करिकुलम में है कि बच्चों को क्या है, जो अपना इतिहास है, इतिहास पढ़ाया जाता है, और उसमें किस तरह से जो स्वतंत्रता के लिए लोगों ने आंदोलन किए थे और किस तरह से स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया था, और राष्ट्र के प्रति क्या है, राष्ट्र भावना पैदा की जाती है। ये भी किस चीज़ के द्वारा की जाती है? ये शिक्षा के द्वारा की जाती है कि व्यक्ति जो मनुष्य है वो एक अच्छा नागरिक बन सके। इसलिए नागरिक शिक्षा, आपने देखा होगा कि स्कूलों में नागरिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है और शिक्षा व्यवस्था का अंग है तथा विद्यालय पाठ्यचर्या में भी अभ्यास में लाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये किसमें, स्कूल के जो करिकुलम है उसमें भी किसको, नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? ताकि शिक्षा के द्वारा जो नागरिक है, नागरिकों का एक अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जा सके और उनके अंदर देशभक्ति का विकास किया जा सके। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये एक नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गुरु द्वारा विविध शिक्षण अधिगम गतिविधियों के माध्यम से शिष्यों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। नवीन ज्ञान का मतलब है कि जो नया ज्ञान है, कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। कौन सिखाता रहता है? गुरु के द्वारा शिक्षण, अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग की जाती है। शिक्षा कला भी और विज्ञान भी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा कला है या विज्ञान? शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कुछ विशिष्ट विधियां, तकनीकें, युक्तियां, पाठ्यचर्या, संसाधन आदि का प्रयोग छात्र को सीखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसको व्यवस्थित प्रक्रिया क्यों माना गया? इसको इसलिए माना गया कि शिक्षण करने के लिए क्या है, जो टीचिंग मेथड्स है वो पहले से स्थापित है, और जो टेक्निक्स है, टीचिंग टेक्निक्स है, उनका प्रयोग किया जाता है। जो करिकुलम है, करिकुलम जो पहले से डिसाइड किया जाता है, और जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज का भी उनके लिए व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाता है, ताकि जो छात्र को है सीखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जब हम उपरोक्त विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग हमारे शिक्षण में करते हैं, हम कुछ विशिष्ट व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग छात्रों को सीखने के लिए करते हैं। अतः यह कहा जाता है कि शिक्षा एक विज्ञान है। दूसरी ओर अलग अलग शिक्षकों के शिक्षण में, उनके प्रस्तुतिकरण में, उदाहरण देने में, दृष्टांत अभिव्यक्ति एवं विभिन्न भिन्न हो सकती है। देखो, शिक्षा एक कला कैसे है और विज्ञान कैसे है। जो शिक्षा है, शिक्षा के जो मेथड्स हैं, वो जिस प्रकार से
इंडिया में उनको लागू किया जाता है, उसी प्रकार से उनको जो अदर कंट्रीज है, अमेरिका हो, यूके हो, या जितनी भी कंट्रीज हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण मेथड्स हैं, वो हर जगह क्या है, एक समान प्रयोग किए जाते हैं। जो टेक्निक्स है, टीचिंग टेक्निक्स है, वो भी एक समान प्रयोग में की जाती है। जो करिकुलम है, करिकुलम एंड रिसोर्सेज, ये भी क्या है, एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे उनको किसी भी देश में, किसी भी राज्य में क्यों ना प्रयोग किया जाए। इसलिए क्या कहा गया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक साइंस है, शिक्षा एक विज्ञान है, जबकि शिक्षा एक कला भी है। कहा गया कि शिक्षा इज अ आर्ट, कि शिक्षा क्या है, एक कला है। तो कैसे है ये कला, कि जो मनुष्य, जो शिक्षक होता है, शिक्षक जो शिक्षण विधियों का प्रयोग तो करता है, परंतु उन शिक्षण विधियों का प्रयोग एवं प्रस्तुतिकरण वो कैसे करता है, वो अपने कला कौशल के द्वारा अलग अलग तरीकों से करता है। क्योंकि जैसे हम क्या देखते हैं कि जो अलग अलग टीचर्स हैं, पढ़ाते जो करिकुलम है सबके लिए क्या है, सेम है, एक जैसा ही है, लेकिन जो पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या होता है, जो प्रस्तुतिकरण है वो क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है, उनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा गया कि शिक्षा एक कला है और कौशल और विज्ञान भी है। इसलिए शिक्षा को क्या माना गया, कला और विज्ञान दोनों माना गया है। शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उसके उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि शिक्षा का जो सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति का समाज अटूट संबंध है, जो व्यक्ति है वो समाज का एक अटूट संबंध है या अटूट अंग है। व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता रहता है। जो मैंने पहले बताया कि जो अरस्तु है, अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो अपना विकास भी कहाँ, समाज में रह के ही करेगा। इसलिए यदि व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास ऑटोमेटिकली तरीके से होता जाएगा। कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है, वे कहते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्यों में केवल व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। इनका क्या कहना है, जो कुछ एक विद्वान है वो क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जो फोकस है वो किसके ऊपर, वो समाज के ऊपर किया जाना चाहिए। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली शिक्षा को ही पूर्ण शिक्षा समझा गया है। उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि यदि समाज का विकास करना है तो जो समाज है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही शिक्षा को दिया जाना चाहिए। जो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है, जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, वो है चरित्र निर्माण का विकास। जो सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक है। व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनाकर रखना ही शिक्षा का परम लक्ष्य है, कि मानव को क्या, मानव बनाकर रखना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है, चरित्र का विकास करना, कि जो मनुष्य है वो एक अच्छे चरित्र का विकास कर सके। यदि हम सोशल डेवलपमेंट पे जाएंगे कि जिस राज्य या स्टेट का जो विकास कैसे हुआ, कि जो मनुष्य हो गया था वो कैसा हो गया था, वो एक दूसरे के की संपत्ति को हड़प लेता था और एक दूसरे को मार देता था। जिस प्रकार से जो मत्स्य न्याय है, जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर वर्ग का शोषण करेगा। इसलिए क्या कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, कि जो व्यक्ति है उसका एक अच्छा चरित्र होना चाहिए। इसलिए जो शिक्षा का सबसे सर्वोत्तम उद्देश्य है या सबसे प्रमुख उद्देश्य है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना। यदि चरित्र विकास ऊंचा होगा तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को ऊंचे स्तर या शिखर पर पहुंचा देगा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का चरित्र होगा वो उच्च स्तर का होगा, तो जो हमारा समाज है या राष्ट्र है वो क्या होगा, उसका स्तर भी उच्च हो जाएगा। स्पेंसर, जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने लिखा है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। तो उसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर, स्पेंसर ने ये कहा था।
जो दूसरा उद्देश्य है वो है शारीरिक विकास का उद्देश्य। बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती, बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उसका क्या है, शरीर शारीरिक विकास नहीं करती है, परंतु वो उसको विकास करने में सहायता प्रदान करती है। शारीरिक विकास संतुलित रूप से किसी प्रकार से किया जा सकता है। ये किसके द्वारा, ये शिक्षा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि जो शारीरिक विकास है वो कैसे किया जा सकता है। शारीरिक विकास, शिक्षा शारीरिक विकास का उद्देश्य बालक की शारीरिक विकास के उपाय के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष को व्यवहारिक रूप भी देता है। अरस्तु के विचार है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, या आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास का, मनुष्य का शारीरिक विकास करना। जो तीसरा उद्देश्य है ज्ञान संबंधी उद्देश्य, विवेकशील एवं ज्ञानी पुरुषों का सर्वोत्तम समान होता है। हम क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति विवेकशील है या ज्ञानी है उसका हर जगह पे क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को कैसा बनाना, विवेकशील एवं ज्ञानी बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है तथा संसार के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं ज्ञान अर्जन पर अधिक बल देना है। कि जो अलग अलग दर्शन है उनके बारे में क्या है, उनको शिक्षित करना और ज्ञान अर्जन करना। कुछ प्रकृति से संबंधित ज्ञान को भी महत्वपूर्ण समझते हैं। कुछ दार्शनिक किस चीज को, जो प्राकृतिक जो नेचुरल एजुकेशन है उसको भी वो महत्वपूर्ण समझते हैं। कुछ व्यवहारिक पहलू को भी महत्वपूर्ण समझते हैं। सुकरात के अनुसार जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुण के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये भी बन सकती है कि किसने कहा था कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। तो उसका आंसर हो जाएगा सुकरात ने ये कहा था। जीविका उपार्जन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीविका उपार्जन करना। व्यक्ति के जीवन के लिए उनको किस प्रकार से वो अपनी जीविका चला सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीविका उपार्जन करना। अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है मनुष्यों की अपनी आजीविका को योग्य बनाना। यदि किसी मनुष्य ने अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, यदि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं इस चीज को कि यदि मनुष्य ने जिंदा रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ वस्तुएं जैसे कृषि करनी पड़ेगी। तो कृषि के लिए क्या है, आजीविका, जो उसका क्या है, कृषि एक आजीविका का साधन हो सकता है। इसलिए उसको क्या अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आजीविका उपार्जन करना आवश्यक है। यदि वह स्वयं को संसार में समयोजित का मतलब होता है एडजस्ट, कि यदि वो उसको समाज में एडजस्ट करना है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो वह आजीविका कमाना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम भी क्या बोलते हैं कि यदि कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है या बेरोजगार घूमता है तो उसको कोई भी उसकी जो समाज में की जो प्रतिष्ठा है वो अच्छी नहीं है। यदि कोई अच्छी पोस्ट पे है और अच्छा काम करता है तो समाज में क्या है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। जीविका रहित मनुष्य समाज पर एक बोझ होता है। जैसे मैंने अभी तक बताया कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो जो हमारा समाज है वो उसको वो एक बोझ की तरह उसको समझता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास ही सब कुछ नहीं होता। अतः शिक्षा एक ऐसी हो जिससे उसके उद्देश्यों के साथ साथ मनुष्य के आजीविका कमाने के योग्य भी बनाए। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो शिक्षा है, शिक्षा केवल शारीरिक विकास या चरित्र विकास ही सब कुछ नहीं है। कि यदि हम अच्छा चरित्र का विकास कर देंगे या उसके शारीरिक विकास अच्छा कर देंगे या बौद्धिक विकास अच्छा कर देंगे तो वो सब कुछ नहीं है। तो शिक्षा के लिए जो आजीविका है वो भी शिक्षा के लिए या जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जो अगला उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, कि संस्कृति का विकास शिक्षा के द्वारा कैसे किया जाता है। प्राचीन संस्कृति के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी भी देश की संस्कृति का विकास संभव हो।
जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। स्थानांतरित का मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ मुझे आती है तो मैं अपने आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं उनको भी वो चीज़ें सिखाऊंगा। तो इसी प्रकार से क्या कहा गया कि जो संस्कृति है वो भी किस तरह से होती है, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। ये एक साइकिल की तरह चलती रहती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी है। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादियों का विचार है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करना होता है। उन्हें बालक की भौतिक उन्नति आवश्यक नहीं माना। उन्होंने क्या बोला कि जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो आवश्यक नहीं है, जबकि वो एक इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। वे मानते हैं कि जो आध्यात्मिक बालक के विचारों की पवित्रता लाती है, उसके चिंतन करने की शक्ति का विकास करती है। वो क्या बोलते हैं कि जो उसके चिंतन एनालिटिक जो पावर्स होती है वो कैसे, उसका विकास कैसे होगा? उसका विकास आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही होगा। इसलिए क्या माना जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक विकास भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो सातवां इसमें उद्देश्य है, सातवां उद्देश्य है संतुलित विकास का उद्देश्य कि एक समान बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना है। व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक तथा कलात्मक आदि सभी पक्षों का विकास करना है। जैसे मैंने पहले बोला था कि सर्वांगीण विकास करना या संतुलित विकास करना। जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसका क्या, उसका जो शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, उसके साथ साथ सामाजिक विकास और कलात्मक विकास भी होना चाहिए। ये शिक्षा के क्या है? ये उद्देश्य है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं का संतुलित विकास करना भी आवश्यक है। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की शक्तियां हैं और उसकी जो क्षमता एबिलिटीज हैं, उनको भी संतुलित विकास किया जाना चाहिए। वो किसके द्वारा किया जा सकता है? वो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। पूर्णतः जीवन का उद्देश्य, जब शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है तो बालक जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या माना जाता है इनका? यहाँ पे ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, उसके अच्छे व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा तो जो उसके जीवन में, जो बालक के जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ होगी या जितनी भी समस्याएं होगी, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो पहले से ही तैयार हो जाएगा। वो क्या, वो जो मानसिक रूप से भी उसको क्या किया जाता है? उसका विकास किया जाता है और सामाजिक रूप से भी उसका विकास किया जाता है, ताकि वह जो उसके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां या समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए वो तैयार हो सके। नागरिक उद्देश्य, जो शिक्षा है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है? नागरिक, किस तरह का नागरिक बनाना है? शिक्षा नागरिक को देश की परिस्थितियों से परिचित कराती है। शिक्षा के द्वारा ही हम क्या समझते हैं कि हमारा जो देश है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की है, वो उसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य शिक्षा का है। नागरिक में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नागरिकों का राष्ट्रीय भावना का विकास करना या राष्ट्रभक्ति का विकास करना। देश के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान भी देती है कि जो हमारा देश है, देश के प्रति हमारे किस प्रकार के कर्तव्य है। यदि हम भारतीय संविधान में देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो नागरिक है, नागरिकों के कितने 11 जो उनके क्या है कर्तव्य बताए गए हैं कि नागरिकों के इस देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो जो संविधान है, संविधान में भी उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और वो स्कूली जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसमें उसको शामिल किया गया है कि उनके देश के प्रति जो नागरिक है उनके क्या कर्तव्य है। देश की प्रशासन व्यवस्था के विषय में ज्ञान देती है कि जो हमारी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार की है। नागरिक के सर्वांगीण विकास के द्वारा उन्हें देश के प्रति प्रगतिशील बनाने को प्रेरित करती है। राष्ट्र के आंतरिक बाह्य शांति तथा सुव्यवस्था रखने में भी यह सहायता प्रदान करती है। यदि व्यक्ति का अच्छी शिक्षा दी जाए, यदि बालक को अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो राष्ट्र की आंतरिक एवं बाह्य जो शांति होती है उसको स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नहीं तो वो क्या, जैसे आतंकवाद जैसी चीज़ों में भी चली जा सकती है।
या नक्सलवाद में भी जा सकती है। इसलिए जो शिक्षा का उद्देश्य है, उनका उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति या शांति को बनाए रखना भी उसका किसका शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रकार अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। कि यदि एक अच्छा नागरिक का निर्माण करना है तो वो किसके द्वारा? वो शिक्षा के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। जो इसमें 10वां जो उद्देश्य है वो है अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य। समायोजन पहले भी मैंने बताया, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि जो मनुष्य है वो किस तरह से, जो व्यक्ति है वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। शिक्षा बालक के विद्यालय प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में समायोजन करने में सहायता करता है। कौन कौन से? जो विद्यालय में उसका जो वातावरण है या जो प्राकृतिक वातावरण है, और जो समाज में जो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में भी रहता है, तो समाज में किस प्रकार से वो समायोजन कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, तो वो किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही ये सीखा जाता है। आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य, जो 11वां उद्देश्य है वो कौन सा है? वो है आत्म अभिव्यक्ति का उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा बालक को लिपियों का ज्ञान कराया जाता है, स्क्रिप्ट जो भाषा सिखाई जाती है। इसके आधार पर बालक किसी भी भाषा में अपने विचार रख सकता है। कि भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? वो एजुकेशन के द्वारा ही सीखी जाती है, शिक्षा के द्वारा ही सीखी जाती है। जैसे हम क्या देखते हैं कि स्कूलों में कि किस तरह का जो है त्रिभाषीय फार्मूला अपनाया जाता है, कि कितनी 3 भाषाओं का उनको ज्ञान करवाया जाता है। कहाँ पे? स्कूलों में, जो शिक्षा के द्वारा जो भाषा का विकास किया जाता है। जो कि जबकि जो मातृभाषा है वो किसके द्वारा? वो हमारे परिवार में हमारे को जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा समाज है, उससे हम सीखते हैं। किस विधि से? इमिटेट विधि से, अनुकरण विधि से उसको हम सीखते हैं। जबकि जो अन्य भाषाओं का ज्ञान कहाँ पे? स्कूली शिक्षा में हमारे को करवाया जाता है। और भाषा ज्ञान के द्वारा हम जो अपने जो विचार है उनको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, जिससे उसकी प्रवृत्ति अधिक विकसित हो जाती है। इससे बालक को अपनी योग्यता के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षा के माध्यम से ही आदर्श जो प्रदर्शन है वो संभव है। यदि मनुष्य को अच्छी भाषा पे पकड़ होगी या अच्छा ज्ञान होगा, उसके द्वारा ही वो क्या कर सकता है कि वो जो उसका शिक्षा के द्वारा ही अपना आदर्श प्रदर्शन कर सकता है। आत्म अनुभूति का उद्देश्य, स्वयं के गुणों का पता लगाना ही बालक के लिए आत्म अनुभूति है, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। जो किसकी थ्योरी है? जो मैस्लो की थ्योरी है। मैस्लो ने क्या कहा था कि जो सेल्फ आत्म अनुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो शिक्षा का क्या है? वो एक अंतिम उद्देश्य है। सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? शिक्षा का आत्म अनुभूति होना ही, खुद के बारे में बालक की आत्म अनुभूति ही शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। शिक्षा द्वारा बालक को अपने विषयों में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और वह अपनी कमियों को कम करने और अपनी क्षमताओं एवं रुचियों को बढ़ावा देने में देता है, जिससे बालक में सर्वोत्तम गुण विकसित होते हैं। देखो, आत्म अनुभूति किससे होती है? शिक्षा से होती है। शिक्षा के द्वारा ही जो बालक होता है वो जो अपना जो उसका विषय है उसके बारे में उसको ज्ञान होता है। जो मनुष्य के अंदर जो उसके अंदर की जो कमियां हैं उनको वो दूर करने की क्या करता है? कोशिश करता है। और जो उनके अंदर की जो एबिलिटीज है, जो क्षमताएं हैं, उनको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसकी जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, उनको भी वो क्या करता है? बढ़ावा देने की कोशिश करता है, जिससे बालक का क्या किया जा सके? सर्वोत्तम गुणों का विकास किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इसके बाद बचता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में, वो बचता है मोड्स ऑफ एजुकेशन और अप्रोचेस टू एजुकेशन, जिसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।